माननीय सभापति जी। प्रश्न नंबर 261 श्रीमती प्रतिमा मंडल। सर, प्रश्न नंबर, मनोतन मंत्री जी, प्रश्न नंबर 261। प्रश्न नंबर 261। सर, विश्व अब जाके भारत अपने आप के मीठी लीडर रूप तौर एनखान जहाँ चाइना जहाँ ड्रोन तहलाना ओना के रोबोट के भारत मिटंग एआई समिट रे भारत अपने आप रे मिटंग अनुसंधान रूप ते चदा को दिखाओ के को चुआर नवा प्रकार ते नेतावा कर्तव्य बायतलना कि उनको कुnyel में आर चे कदम को उठो कि चे उठो दरकार हुनंग ताकि देशों हुनंग नवा प्रकार दुविधा सामना आलो हुयुमा मनोतन जहाँ कुली की दिने ओना डिजिटल इंक्लूसिव खन संबंध गया इन ओना खन नोडिंग ले या मनोतन संसद के जे ऑर्डर प्रश्न रे मनोतन प्रधानमंत्री जी डिजिटल इंडिया माध्यम ते डिजिटल इंक्लूजन लगी 3 फ्रंट रे कमियां काय जते खन मणांग जहाँ एक्सेस इंटरनेट एक्सेस एक्सेस हुई दरकार और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो जिते होड़ के उपलब्ध कराओ और 2014 रे जहाँ मात्र 25 करोड़ होड़ गे इंटरनेट कनेक्टिविटी हो न्यामका को और नितों मानोतन अध्यक्ष 103 करोड़ होड़ के तेहें इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल गया और नवा सलागी मनोतन जी लई से नहीं करना जे भारत रे जते खोन को मनावा जे अगर भारत रे 1 GB अगर अपन हतावा एनखान भारत रे 0.08 खन 0.1 डॉलर पर GB में ना और वो पड़ोस रे बांग्लादेश रे 0.23 नेपाल रे 0.27 श्रीलंका रे 0.25 और अगर ग्लोबल एवरेज बनेला एनखान 2.59 यानी ग्लोबल एवरेज खन भारत टैरिफ 25 गुना कम गया और जहाँ यूनिवर्सिटी आपे पे कथा या जहाँ लेका गे ओना जहाँ लेका ओना अब जानकारी रे मेना तुरंत ओना अगेंस्ट एक्शन हताओ कना ओना विरुद्ध और यूनिवर्सिटी को डोक किया को सप्लीमेंट्री मानोतन सदस्य। सर नो पूरक प्रश्न खुली से नहीं कहना मानोतन मंत्री जी नो कथा जिक्र किया है जे विश्व भारत डिजिटल संरचना कमी हुई कना दो डी जहाँ AI और जहाँ जहाँ चमेना और ओना प्रकार ते अडी ढेर दिसोम नो कमेना जहाँ को कब्जा को जहाँ का चाइना और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका चे मनोतन नवा कथा स्पष्ट रूप ते मेना जे भारत ते मिटी विशेष दर रे ओना कोई प्रतिस्पर्धा AI मॉडल ओना मेना चे चे ओना नोका क्षमता नोका विकसित हुई कना जहाँ राष्ट्र स्तर रे बेस हुई मा मनोतन संसद महोदय अगर जहाँ तक गे मापदंड में ना जहाँ अब विश्व स्तर रे AI मॉडल के बोन अब बोन मेजर अबोन और ओना विश्व रे जहाँ ग्लोबल रैंकिंग हिजू AI अगर वो निये लाइन खान ओना वो ठीक है जे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जहाँ पूरा दिसम पूरा AI रैंकिंग कोरा होका है ओना रे भारत टॉप 3 नेशन रे काउंट हुई AI चितन रे नवासला गे भारत जहाँ मॉडल में ना ओना रहो विशेषकर सर्वो मजो मॉडल में ना जहाँ भारत भाषा चितान रे आधारित में ना और मनोतन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत भाषा जहाँ एम्फेसिस एमा का और ओना सरकार भाषाओं को उनका गौरव दिलाने का काम अगर किसी ने किया है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और भारत की भाषाओं पर आधारित सर्वम का मॉडल कई पैरामीटर्स पे आज दुनिया के किसी भी मॉडल से बेटर माना जाता है। माननीय सदस्यगण, कृपया आप सब लोग अपना सीट पे आसान पे बैठिए। प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण होता है, आप सभी जानते हैं। 20 संसद को एक दिन में मौका मिलता है अपने कंस्टिट्यूएंसी का भी, देश का भी। प्लीज बी सीटेड।
आप प्रश्नकाल के बाद आपको जरूर मौका मिलेगा। प्रश्नकाल आप कृपया प्रश्नकाल समाप्त नहीं दीजिए। प्रश्नकाल के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 262 प्रश्न संख्या 262। महोदय जी धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय जी, मेरा जो सवाल था मुरबाड रेलवे का, जो कि हो गया, क्वेश्चन नंबर बोल लीजिए। हाँ, ओनली क्वेश्चन नंबर 262। प्रश्न संख्या 262। सर, मेरा जो एक सवाल पूछा था उससे पहले मैं खास करके मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि काम तो होते रहते हैं पर उन्होंने मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसा काम किया है जो बहुत ही मुश्किल था। बुलेट ट्रेन की यहाँ जो अंडरपास दिया, मैं मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूँ। और आपको कहता हूँ कि हमारे स्कूल के बच्चे, क्योंकि आज भी मैं जहाँ से आता हूँ वो एक गांव है और वहाँ के सिर्फ चौथी तक ही स्कूल है, 5वीं तक दूसरे गांव में जाना पड़ता है जहाँ अंडरपास नहीं था। मंत्री महोदय ने करा दिया, मैं उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और जो मेरा क्वेश्चन है, जो ये मुरबाड रेलवे की मेरी मांग है बहुत दिन से, 1.5 साल से, और मंत्री महोदय ने बताया कि इसमें स्टेट का और सेंट्रल का दोनों का मिला के ये प्रोजेक्ट होने वाला है। तो मेरा ही रिक्वेस्ट है कि इसमें एक संयुक्त समिति, समन्वय समिति बनाई है या बनाने वाले हो, अगर बनाई है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बनानी पड़ेगी। और जितना जल्द से जल्द हो सके, ठीक, उतना जल्द से जल्द, यही मेरी रिक्वेस्ट है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने जो कल्याण मुरबाद लाइन का विषय रखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ये लाइन पूरे भिवंडी कल्याण इस क्षेत्र के लिए बहुत ही एक बड़ी लाइफलाइन जैसी लाइन है। इसमें जो 836 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, जब लैंड एक्विजिशन स्टार्ट किया तो ये एरिया माननीय अध्यक्ष जी हाईली अर्बनाइज्ड है। इसके कारण इसमें लैंड की कॉस्ट 1400 करोड़ की शुरू में एसेस की गई है। उसके कारण प्रोजेक्ट में जो लैंड एक्विजिशन का काम थोड़ा तकलीफ में आया है, लेकिन इसके लिए माननीय सांसद जी भी प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरी बातचीत हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे लैंड एक्विजिशन अगर हो पाए तो तुरंत उसमें काम को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ माननीय सांसद महोदय ने जो कल्याण और भिवंडी एरिया के लिए अपने विषय उठाया है, इनके कई और दूसरे विषय भी पिकअप किए गए। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। हाँ, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मंत्री महोदय का फिर से एक बार आभार व्यक्त करता हूँ और मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द ये संयुक्त समन्वय समिति गठित किया जाए और ये जो परियोजना के लिए आवश्यक जो भी भूमि अधिग्रहण करना है उसके लिए जल्द से जल्द शुरुआत हो जाए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, निश्चित तौर पे हम लगातार राज्य सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं और इसमें माननीय सांसद महोदय की भी बहुत मदद मिल रही है। धन्यवाद। श्री हेमंत सबरा, सप्लीमेंट्री, हेमंत सबरा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय रेल मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि जैसे कल्याण मुरबाड रेल लाइन उन्होंने शुरू की है वो हाईली अर्बनाइज्ड है, वैसे डहाणू नासिक रेलवे लाइन का सर्वेक्षण भी उन्होंने शुरू किया है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और वो बहुत ही ज़्यादा ट्राइबल और रूरल एरिया से जाती है। मेरा प्रश्न ये है कि ये रेलवे लाइन का सर्वेक्षण कब तक पूरा हो जाएगा और उसकी मंजूरी कब तक मिलेगी? ठीक है माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, डहाणू से नासिक का सर्वे चल रहा है और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है क्योंकि वेस्टर्न घाट्स है। वेस्टर्न घाट्स की अपनी खुद की कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, लेकिन इसमें काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। जी, माननीय सदस्य क्वेश्चन नंबर 263 श्री शेर सिंह। प्रश्न संख्या 263। क्वेश्चन नंबर 264 प्रश्न संख्या 264। माननीय मंत्री जी।
क्वेश्चन नंबर 265 संख्या 265 अध्यक्ष महोदय जी, प्रश्न क्रमांक 265। संख्या 265 सदन के पटल पर रखा। माननीय सदस्य जी। धन्यवाद। पहले तो अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने वंदे भारत के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से कह के जोगेश्वरी जंक्शन का नया निर्माण करने का काम किया। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मेरा प्रश्न मुंबई से जुड़ा हुआ है। माननीय महोदय, मंत्री महोदय, मुंबई की लोकल ट्रेनों में वहां के करोड़ों लोगों की लाइफलाइन है, लेकिन जीआरपी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2015 से मई 2025 तक रेलवे ट्रैक पर 26,547 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि इस साल मौतों में 7% की कमी आई है, फिर भी रोजाना अंशतः 6 यात्रियों का जान गंवाना बहुत बड़ी बात है। मेरा प्रश्न यह है महोदय, इस साल के बजट में सरकार ने केवल रेलवे को 2,93,000 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक बजट दिया है। मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल है कि इस बजट का इस्तेमाल करते हुए यात्रियों की जान बचाने के लिए पूरी मुंबई लोकल में कवच सिस्टम कब तक लगाया जाएगा? ठीक है। और अपघात एक सप्लीमेंट है, और लोकल की भीड़ भाड़ को कम करने के लिए मुंबई में डबल डेकर चलाने का काम आखिर कब तक शुरू होगा? ठीक है माननीय मंत्री। माननीय सांसद महोदय ने जो प्रश्न पूछा है मुंबई से संबंधित, मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मुंबई और देश के सभी नागरिकों के सामने रखना चाहूँगा कि मुंबई की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए आज जो प्रोजेक्ट हाथ में लिए गए हैं, बांद्रा टर्मिनस में 3 पिट लाइन का निर्माण चल रहा है, मुंबई सेंट्रल में प्लेटफॉर्म का एक्सटेंशन चल रहा है, जोगेश्वरी के लिए 2 प्लेटफॉर्म एडिशनल बन रहे हैं, दादर में 1 एडिशनल प्लेटफॉर्म बन रहा है, वसई रोड में 6 प्लेटफॉर्म बन रहे हैं और 3 पिट लाइन और 5 स्टेबलिंग लाइन बन रही है। पनवेल कलम्बोली में 5 प्लेटफॉर्म, 4 पिट लाइन और 2 सिक लाइन बन रही है। कल्याण में 6 प्लेटफॉर्म और 4 पिट लाइन बन रही है। एलटीटी में 4 प्लेटफॉर्म, 2 पिट लाइन, परेल में 6 प्लेटफॉर्म, 5 पिट लाइन और 6 स्टेबलिंग लाइन का काम चल रहा है। विरार में 25 स्टेबलिंग लाइन का काम चल रहा है। दहानू रोड में 11 स्टेबलिंग लाइन का काम चल रहा है। मीरा रोड में 25 स्टेबलिंग लाइन का काम चल रहा है। इसके साथ ही साथ 15 कार की जो ट्रेन बने, 15 कोच की ट्रेन है, उसके लिए एक्सटेंशन का काम 34 स्टेशन पे चल रहा है। और साथ ही साथ MUTP 2 और MUTP 3 और MUTP 3A में करीब 16,000 और अब बढ़ के 33,000 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट चल रहा है। साथ ही साथ जो मुंबई में यात्रा को सफ़र जो सेव करने के लिए बहुत बड़ा एक निर्णय लिया, उस निर्णय में 238 ऐसी नई ट्रेन्स बनाई जा रही जिसमें डोर ऑटोमेटिकली क्लोज हो, और उसका भी ऑलरेडी आगे बहुत तेज़ी से उसमें काम चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मुंबई के लिए जितने प्रोजेक्ट हाथ में लिए और कवच ऑलरेडी अहमदाबाद से बड़ौदा से विरार तक कंप्लीट हो गया है। आगे विरार से मुंबई का डिज़ाइन का काम ऑलरेडी चल रहा है। माननीय सदस्य श्री डी पुरेंद्रेश्वरी जी, सप्लीमेंट्री आप 2 क्वेश्चन पूछ लिया। एक मिनट मैडम, एक माननीय मंत्री महोदय जी, कोंकण रेलवे देश का एक बहुत बड़ा व्यस्त और अहम रूट है, लेकिन ये आज भी सिंगल ट्रैक पर चल रहा है। बारिश के मौसम में वहाँ बार लैंड स्लाइडिंग के ट्रेनों में कई घंटों लेट हो जाती है और यात्रियों की जान का बड़ा खतरा होता है। सिंगल ट्रैक होने से कोई भी हादसा होने पर पूरा रास्ता ही बंद हो जाता है। 2023 के सर्वे में मुताबिक कोंकण रेलवे में ट्रैक डबल करने में लगभग 25,000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। मेरा प्रश्न ये है, मेरा माननीय प्रश्न है, कोंकण रेलवे के इस 25,000 करोड़ के डबलिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने में कितनी देरी हो चुकी है? ठीक है। और ट्रैक डबल नहीं होता तब तक इस सिंगल ट्रैक पर लैंड स्लाइडिंग रोकने और यात्री की सुरक्षा के लिए कवच सिस्टम के माध्यम से सरकार क्या इंतजाम कर रही है? थैंक यू। माननीय अध्यक्ष जी, कोंकण रेलवे बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, पूरे के पूरे कोंकण कोस्ट को कनेक्ट करने वाली लाइन है और इसीलिए इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रयास चल रहे हैं। लगातार जो टनल्स की स्ट्रेंथनिंग है,
बाकी ट्रैक की स्ट्रेंथनिंग है। ये ट्रैक माननीय अध्यक्ष जी काफ़ी पहले बिछाया गया था और इसमें डबल करने के लिए, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ऑलरेडी इसका डीपीआर बनाने का काम भी चल रहा है। प्रोजेक्ट के आगे कंप्लीट डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का काम भी चल रहा है और इसमें मदद भी चाहिएगी क्योंकि इसमें 4 राज्य इस कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयर होल्डर्स हैं, उन सब का भी इसमें प्रयास चाहिएगा। इसमें मदद महाराष्ट्र से और गोवा से मिल रही है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कर्नाटक सरकार और केरल सरकार भी इसमें अपना योगदान दे। मेंबर डी पुरंदेश्वरी जी। सदस्य महोदय, भारतीय रेलवे 59,429 किलोमीटर का जो रेलवे नेटवर्क है कवच के माध्यम से कवर करना चाहती है, लेकिन इस समय लगभग 14,500 के लगभग जो है उसे कवर किया गया। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है, जो लक्ष्य रेलवे ने अपनाया है वह है कि 6,000 किलोमीटर का रास्ता 2026 तक कवर करना। लेकिन मैं आपसे मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहती हूं कि यदि इस दर से चला गया तो रेडियो फ्रीक्वेंसी RFID को समेकित किया जाएगा ट्रैक के साथ, जो लोकोमोटिव जो है उसे RFID रीडर के साथ उसको चालू किया जाएगा और जो रेडियो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो जैसे कवच मॉडर्न या उनको लागू किया जाएगा ताकि इससे सहायता मिले और जो 6,000 किलोमीटर का जो है यदि वह उससे ज्यादा का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते, 6,000 लक्ष्य तो प्राप्त कर ही सकें। I would like to share with the honorable सदस्य को मैं आपके बारे में बताना चाहता हूं कि कवच एक बहुत ही जटिल प्रणाली है। यहाँ पर इसमें 5 चरण है। पहले ही ऑप्टिकल फाइबर केबल है। पहले ही ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है उसे 8,675 किलोमीटर तक लागू किया गया है। फिर हमें टेलीकॉम का टावर लगाए जाने हैं और 2 से 3 किलोमीटर के क्षेत्र में हमको इसको लगाने हैं। फिर उसके बाद इसे अभी तक 1,100 टावर को अभी तक लगा दिया गया है और यह वास्तव में उसी तरीका है जैसे एक नई कंपनी को स्थापित करना। हमें नए स्टेशन डेटा सेंटर भी बनाने हैं। लगभग पहले ही इसमें हमने काफी डेटा सेंटर का स्थापना कर दी गए हैं। ट्रैक के जो उपस्कर है उसको भी 6,670 के लगभग ट्रैक साइड उपस्कर अभी तक स्थापित कर सके। लोकोमोटिव जो कवच का मामला 4,450 किलोमीटर के लगभग इसको किया गया है। महोदय का जब कवच को है उसको अपना जुलाई 2024 को इसका पूरा डिजाइन किया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 9वें दशक में यह होना चाहिए था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इस कर्तव्य को आगे बढ़ाया 2014 में, उसके बाद ही यह कवच पर यह काम शुरू हो पाया और उन्होंने यह 2016 पे शुरू किया। 2019 में पहला इस पर इसका उद्घाटन किया गया था। उसके बाद बहुत सारा काम किया गया है यह सुनिश्चित करने के लिए कि सारा डिजाइन जो है वह ठीक ढंग से जो सभी तत्व हैं उनको समेकित किया जाए, शामिल किया जाए डिजाइन में। इसलिए 2024 तक सभी डिजाइन के तत्व थे उससे शामिल कर लिया गया और उसके बाद प्रगति बहुत तेजी से हो रही है और आज सारा विश्व देख रहा है कि जिस तीव्र गति से हम काम कर रहे हैं, कवच काम कर रहा है। तासा जी। कामाख्या प्रसाद तासा, आप शुरू करो। ऑनरेबल मिनिस्टर ने थैंक यू सर। ऑनरेबल मिनिस्टर ने डिटेल दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में अश्विनी वैष्णव जी ने रेलवे को एक चेंज लाने के लिए बहुत व्यवस्था किया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और रेलवेज में जो चेंजेस आए ये चेंजेस पॉजिटिव है और पैसेंजर को कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा है। मैं आप कवच के लिए मिनिस्टर ने एक विस्तृत आंसर दिया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जहां पर वाइल्ड एलिमेंट है जैसे हाथी है, वो ट्रैक को चिन्हित किया गया है क्या और ट्रैक में कवच को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई खास फेज में आपने कोई व्यवस्था है क्या? क्योंकि कुछ दिन में असम और जो हाथी क्रॉसिंग है, एलिफेंट क्रॉसिंग कॉरिडोर है, उसमें बहुत हाथी को ट्रेन का साथ कोलिशन होकर उसको मृत्यु हो गया। इसलिए ऑनरेबल मिनिस्टर ये बताए क्या
ये कोई फास्ट फेज में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई व्यवस्था आपने किया है क्या? बताइए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद कामाख्या प्रसाद तासा जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह का जो सेंसिटिव विषय उन्होंने उठाया है, मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि हाथियों की सुरक्षा के लिए और विशेषकर वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा के लिए रेलवे ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। इसमें अंडरपास करना, कई जगह ओवरपासेस बनाना और विशेषकर टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का भी बहुत इसमें प्रयास किया गया है। और करीब करीब देश भर में 2000 किलोमीटर ऐसे हैं जहाँ पर हाथी का ट्रैक के साथ संबंध रहता है, जंगल के थ्रू जो निकलते हैं ट्रैक्स, उन सब को चिन्हित करके वहाँ पे स्पेशल 2 टेक्नोलॉजीज़ का उपयोग किया जा रहा है। एक टेक्नोलॉजी ऑप्टिकल फाइबर केबल आधारित है और दूसरी AI कैमरा आधारित है। ऑप्टिकल फाइबर केबल आधारित टेक्नोलॉजी में ट्रैक के साथ साथ एक ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाया जाता है, जिससे कि जब हाथी का मूवमेंट होता है तो ऑप्टिकल फाइबर केबल में उसका सिग्नल डिटेक्ट करके ड्राइवर को और कंट्रोल रूम दोनों को ही तुरंत सचेत कर दिया जाता है, जिससे कि वो तुरंत ट्रेन की स्पीड कम कर सके और हाथियों को बचा सके। साथ ही साथ AI कैमरा का उपयोग भी किया जा रहा है, जिसमें AI कैमरा से काफ़ी पहले से दूरी से ही पता कर सके। और मुझे लगता है कि जिस तरह से मान्यवर सांसद महोदय आज शोरगुल करते हैं, उनका शायद इनको राजनीति में कोई रुचि नहीं है, देश की प्रगति में कोई रुचि नहीं है। और आज जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी देश की प्रोग्रेस पे फोकस किए हुए हैं, वो इनको पच नहीं रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, दोनों टेक्नोलॉजीज के उपयोग से बहुत लाभ हुआ है और आगे भी इसमें जो भी आपके सुझाव होंगे उन सुझावों को लेंगे। धन्यवाद। माननीय सदस्य संरज शेखर जी, सप्लीमेंट्री, कृपया आप बैठिए प्लीज। धन्यवाद सभापति जी। मान्यवर, मेरे लोकसभा क्षेत्र नगीना में काला खेड़ी अंडरपास का काम काफी दिनों से रुका हुआ था। मैंने मंत्री जी से कहा कि मैं आपके दफ्तर के बाहर गद्दा ला के धरना दूंगा, तो मंत्री जी ने कहा जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं धन्यवाद देता हूं कि वो काम तेजी से शुरू हो गया है। लेकिन मान्यवर, मेरे लोकसभा क्षेत्र जो बहुत पिछड़ा हुआ है, वहाँ सिहोरा में, धामपुर में, कीरतपुर में, हल्दौर में, नगीना में अभी भी पुराने फाटक बने हुए हैं, जिनकी वजह से बहुत समय लगता है। जब ट्रेनें पास होती है 2-2, 3-3, कई बार लोगों की जान चली जाती है क्योंकि अस्पताल नहीं पहुंच पाते। मैं मान्यवर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि वो ये अंडरपास और भी जल्दी बनवा दें तो नगीना की जनता को बहुत लाभ मिल जाएगा। और मैं पुनः आपका धन्यवाद करूंगा अगर आप इस काम को जल्दी करा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज करीब करीब 1000 अंडरपास और फ्लाईओवर्स देश भर में बन रहे हैं रेलवे में, और ये बहुत तेजी से आगे काम जा रहा है। माननीय सांसद महोदय ने जिन जगह का मेंशन किया है उसको मैंने नोट किया। क्वेश्चन नंबर 266, डॉक्टर CM रमेश जी। Thank you, Speaker, sir, for giving me the opportunity to raise supplementary question number 266. माननीय मंत्री जी। उत्तर सदन के पटल पर रखा गया अध्यक्ष जी। Thank you, sir, giving me opportunity. Sir, सरकार जो है बहुत सारे कदम उठा रही है, और जो क्या इसके बारे में कुछ आंकड़े हैं आंध्र प्रदेश के बारे में, और मेरा जो चुनाव क्षेत्र है अनकापल्ली, और इन कार्यशालाओं का स्कूल के विद्यार्थियों पे क्या प्रभाव पड़ा है। सभापति महोदय, जो सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं और महिलाएं और बच्चों की सुरक्षा है, और जो गुमराह करने वाले जो विज्ञापन हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। माननीय सदस्य ने एक बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है। हम हर संभव कदम उठा रहे हैं ताकि हमारे बच्चे और पूरे समाज की सुरक्षा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो सुनिश्चित की जा सके। और यदि कोई उसमें जो प्रकाशक हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रखते हैं
मैं इस बात पे कहना चाहूँगा इस समय पे, तो मैं अपना जो आभार प्रकट करना चाहूँगा स्थायी समिति का, जो डॉक्टर निशिकांत दुबे जी के नेतृत्व में वो काफ़ी अच्छा काम किया है और बहुत नई दृष्टि से उन्होंने काम किया है। और कल परामर्शदात्री समिति में भी एक मत था इस विषय पे कि जो नए कदम उठाए जाने की आवश्यकता है ताकि जो सिटीजन डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि आप जो चुनाव क्षेत्र से संबंधित मामला है उसको भी हम समाधान करेंगे। धन्यवाद मंत्री महोदय। मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न ये है कि जो AI की और इंटरनेट से जो जुड़ा हुआ मामला है, सरकार का कोई विनियमन है, कोई तंत्र है इस प्रकार के उत्पाद के बारे में, और क्या इसके बारे में कोई समन्वय का कार्य किया जा रहा है विभिन्न एजेंसियों के बीच में, ताकि बच्चों को और महिलाओं को इस प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग से रोका जा सके। स्पीकर सर, माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने AI कंट्रोल के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठा है। ये जो बच्चे हैं उनके लिए खतरे हैं, वो हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जो उपभोक्ता मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, जहां भी कोई घटना हमारे संज्ञान में आती है हम कदम उठाते हैं। और हाल में भी हमने कुछ नए नियम बनाए हैं जो सिंथेटिक रूप से जो आंकड़े बनाए जाते हैं और जो डेटा प्रोटेक्शन आंकड़ा संरक्षण अधिनियम है उसके बारे में भी मजबूती प्रदान की गई है। माननीय सदस्य, कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर आज आप लोगों का सवाल आए हैं, माननीय मंत्री जी उसका जवाब दे रहे हैं। कृपया आप अपने आसन पर जाके बैठिए, अपने सीट पे जाके बैठिए। देखिए, आपका जो भी मुद्दा है प्रश्नकाल के बाद आपका विषय के ऊपर जो भी सदन के नियम है, परंपरा है, उसके ऊपर चर्चा जरूर होगा। प्लीज बी सीटेड इन योर सीट। अपना स्थान ग्रहण करें। आसन पर जाके बैठिए प्लीज। आप अगर जनता का मुद्दा को भी आप पीछे धकेल देंगे तो सदन में अपोजिशन का जो एक कंस्ट्रक्टिव रोल होना चाहिए उसको भी लोग उसको अलग तरीके से इसको देखना ऑलरेडी शुरू किया है। थोड़ा सा जनता के प्रति, अपने कंस्टिट्यूएंसी के प्रति थोड़ा सा संवेदनाएं व्यक्त कीजिए। ये सदन का नियम है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, बार बार नियोजित तरीके से सदन को बाधित करेंगे, तो सरकार तो सदन चलाना चाहते हैं लेकिन अपोजिशन सदन नहीं चलाना चाहता है। यही मैसेज जा रहा है, यही मैसेज जाएगा। कृपया आप अपने सीट पर बैठिए। ऐसा नहीं होता है बार बार हर रोज प्रश्नकाल को बाधित करना। ये क्या, कहाँ से सीखे आप लोग? ये परंपरा, प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण होता है। 20 सांसदों का प्रश्न लिया जाता है और 20 में से कुछ लोगों को सप्लीमेंट्री भी को मिल जाता है। तो इतना तो कम से कम ध्यान रखिए आप लोग। प्लीज बी सीटेड। आप अपना स्थान ग्रहण करें। सदन के रूल्स एंड कन्वेंशंस के मुताबिक सदन में चर्चा होगा। सदन के नियम और परंपरा के साथ सदन में चर्चा होगा। अगर आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं, प्रश्नकाल भी नहीं चलाना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है। तो जनता जरूर सवाल करेगा आपको। ठीक है, आप अगर सदन चलाना नहीं चाहता है, सदन का कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।
किया गया है।